महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका शिक्षा शास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी की है। इसके अंदर हमारी लास्ट यूनिट चल रही थी और लास्ट यूनिट में हमारा जो है गिफ्टेड टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया था। आज हम बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े बालक। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पिछड़े बालक होते कौन से हैं, इनकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। साथ ही पिछड़े बालकों के अंदर क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और पिछड़े बालकों के अंदर पिछड़ने का कारण क्या होता है, किस कारण से पिछड़े बालक जो है उनके अंदर शैक्षिक मंदता जो है किस कारण से पैदा हो जाती है, इन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे हम पहले बात करते हैं कि पिछड़े बालक होते कौन हैं। आम तरीके से जो बालक सामान्य बच्चों के मुकाबले पीछे रह जाएं, मतलब जो काम सामान्य बालक कर सकता है किसी भी क्लास का, उतना भी काम अगर कोई बालक न कर पाए तो हम उसे पिछड़ा बालक कह सकते हैं। हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कोई बालक 5th क्लास में है और 5th क्लास के बालक से ये उम्मीद करी जाती है कि 4th क्लास का काम वो आसानी से समझ लेगा और कर लेगा, और प्रत्येक 5th क्लास के बालक से ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर कोई बालक 5th क्लास में होकर भी 4th क्लास का काम ना कर सके, जो प्रत्येक सामान्य बालक कर सकता है, तो हम उस बालक को पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखेंगे। और पिछड़े बालक होने का कारण मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से बालक पिछड़ सकता है। आज हम इसी का ही अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। तो हम बात करते हैं कि वह बालक जो कक्षा के औसत कार्य नहीं कर पाता है या जो कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसी को ही पिछड़ा बालक कहते हैं। और इस पिछड़ेपन के अनेक कारण हो सकते हैं और मंदबुद्धि उसमें से एक है। इसके अलावा प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से अधिक होती है, जितने भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और जो पिछड़ा बालक होता है उसकी जो है बुद्धि लब्धि या शैक्षिक योग्यता अपनी क्लास के बालकों से या सामान्य बालकों से कम होती है, जिसके कारण से वे पिछड़े बालक कहलाते हैं। यहाँ पे हम प्रतिभाशाली, यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्रतिभाशाली शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पिछड़े बालक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिछड़ा बालक जो है शैक्षिक योग्यताओं में अपनी आयु के छात्रों से कम होता है, इसलिए वो पिछड़ा बालक कहलाता है। अब हम परिभाषाओं के द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। सोनेल और एवं सोनेल के अनुसार पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। अर्थात पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी आयु वर्ग के बाकी बालकों के मुकाबले शैक्षिक योग्यताओं में पीछे रह जाए या शैक्षिक योग्यता उतनी ना शो कर सके, दर्शा सके, जितना उसके आयु वर्ग के बाकी छात्र दिखा रहे हैं। हिज मैजेस्टी कार्यालय के प्रकाशन पिछड़े बालकों की शिक्षा में कहा गया कि पिछड़े बालक वे बालक हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई बालक अपने साथियों के साथ आगे नहीं बढ़ पाता, पीछे रह जाता है, तो आप उसे पिछड़े बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं। सीरियल बट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में, मतलब 10.5 साल की उम्र में, अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य हो। मतलब कोई बालक जो उसकी क्लास के सामान्य रूप से जिस कार्य को कर सकते हैं, छोटी क्लास के कार्य को, अगर वो वह कार्य भी ना कर पाए तो हम उस बालक को पिछड़ा बालक कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पिछड़े बालकों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बालक पिछड़े बालकों में है। सबसे पहली विशेषता है
इनकी जो सीखने की गति होती है वो धीमी होती है। इसके अलावा जीवन में ये निराशा का अनुभव करते हैं, इनकी जीवन में निराशा छाई रहती है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति रहती है, जब इन्हें डांट पड़ती रहती है, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता पिछड़े होने की वजह से, तो समाज के साथ कभी कभी ये नफरत करने लग जाते हैं, समाज विरोधी कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लग जाते हैं। इसके अलावा व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति करते हैं, लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि शैक्षिक योग्यता हो या बुद्धि लब्धि हो, उन सब में ये अपने सामान्य बालकों के मुकाबले पीछे रहते हैं, और पीछे होने की वजह से अपनी कक्षा के या अपने आयु वर्ग के सामान्य बालकों के साथ ये व्यवहार करने में इन्हें परेशानी होती है, उनके साथ ये समस्या जो है दर्शाते हैं। इसके अलावा जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके अंदर जन्मजात योग्यता ज़्यादा है, लेकिन पिछड़े हुए बालक होने की वजह से उनकी शैक्षिक उपलब्धियां उतनी नहीं होती, और ऐसे ही बालक पिछड़े बालक आते हैं। इसके अलावा सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, जो पढ़ाई बाकी सामान्य बालकों को कराई जा रही है, अगर वो उन्हें कराई जाए तो उन्हें उससे कोई लाभ नहीं होता। इसके अलावा सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता, मतलब इन्हें जो है टीचिंग मेथड्स भी बिल्कुल अलग चाहिए। सामान्य शिक्षण जो विधियां हैं उनके द्वारा इन्हें शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होती है। इसके अलावा मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अति श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण, यह हम नहीं कह सकते कि हर बालक जो पिछड़ा बालक है वो मंद बुद्धि का होगा, वो मंद बुद्धि का भी हो सकता है, सामान्य बुद्धि का भी हो सकता है, और कभी कभी अति श्रेष्ठ बुद्धि का भी वो प्रमाण दे सकता है। इसके अलावा मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, कुछ पिछड़े बालकों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, ये ऐसी विशेषताएं दिखाते हैं जैसे कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, ना कोई मानसिक बीमारी हो। इसके अलावा उनका जो व्यवहार होता है वो असमायोजित होता है, वो समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। और निम्न बालकों की जो पिछड़े बालक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है, मतलब सामान्य बालकों की श्रेणी में ही ये आते हैं, और कभी कभी इनकी बुद्धि लब्धि इससे कम भी हो सकती है। ये प्रत्येक बालक अलग है, उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता, ये जो है विद्यालय में जो कार्य कराए जाते हैं उनके अंदर बाकी बालकों के साथ समान रूप से ये प्रगति नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते, और अपनी और उससे नीचे की कक्षा के कार्य करने में भी असमर्थ रहते हैं, ना अपनी कक्षा का कार्य कर पाते और ना अपने से नीचे की क्लास का कार्य कर पाते। अब हम बात करेंगे कि पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं या शैक्षिक मंदता के क्या कारण हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसके अनेक कारण बताए हैं और उन्हीं का ही हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। कुप्पुस्वामी के अनुसार शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम्य मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं, मतलब शैक्षिक पिछड़ापन होने का कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, और जब आदमी सीखने में पीछे रह जाए तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने में बहुत से कारक एक साथ मिल जाते हैं और उसे शैक्षिक रूप से पीछा कर देते हैं और वो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख कारण दिए हुए हैं जिनका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला है सामान्य से कम शारीरिक विकास। अगर कोई बालक अपनी हेरिडिटी की वजह से, वंशानुक्रम की वजह से या अपने वातावरण के अनुसार, वातावरण के कारण उसे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिल पा रहा है और इन कारणों की वजह से वो सामान्य बालकों की तरह शारीरिक विकास उसका ना हो पाए, फिजिकली वो वीक रह जाए, तो ऐसा बालक शारीरिक और मानसिक शक्ति की न्यूनता इसके अंदर होती है। मतलब ये बाकी सामान्य बालकों के मुकाबले शारीरिक और मानसिक रूप से पीछे रह जाता है और जिसकी वजह से ये पढ़ाई में भी पीछे रह जाता है और सामान्य बालकों की तरह ये शारीरिक मानसिक परिश्रम उतना नहीं कर पाता जितने सामान्य बालक करते हैं और यही उसके पिछड़ने का एक मुख्य कारण बन जाता है।
इसके अलावा शारीरिक दोष, कुछ बालकों के अंदर कुछ शारीरिक दोष होते हैं जिसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से निर्बलता। समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी हो जाए और या शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाए जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत जाए निर्बल हो जाए। इसके अलावा अगर उसे सुनने की परेशानी हो, बोलने की परेशानी हो, तुतला रहा है या हकला रहा है, इसके अलावा बाएं हाथ से काम करता है, नॉर्मली सारे बच्चे सीधे हाथ से करते हैं, वो बाएं हाथ से करता है। इसके अलावा और कोई शारीरिक दोष है जिसकी वजह से वो पढ़ाई करने में असमर्थ है, अपनी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है, तो उसकी सीखने की जो गति है वो मंद हो जाएगी और दूसरे बालकों से वो पिछड़ता चला जाएगा। इसके अलावा कुछ शारीरिक रोग भी होते हैं जो बच्चों को अस्वस्थ कर देते हैं और उसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, जैसे कि वो कुपोषण का शिकार हो जाए, और कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो अनेक रोग उसके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे कि खांसी है, नज़ला है, टॉन्सिल है, तपेदिक है, आंतों की गड़बड़ी है, निर्बल पाचन शक्ति है, ग्रंथियों का ठीक से कार्य न करना। इस प्रकार के बहुत से रोग उसके अंदर पैदा हो जाएंगे और इससे जो है बालक की शक्ति क्षीण हो जाएगी, बालक के अंदर जो शक्ति है वो कमज़ोर पड़ती चली जाएगी और थोड़ा सा ही कार्य करने में उसे शारीरिक रूप से परेशानी होने लग जाएगी, सिर में दर्द होगा, मानसिक थकान होगी, ये सारी चीज़ों का वो अनुभव करने लग जाएगा और इसके कारण वह कभी कभी विद्यालय भी नहीं जाएगा, विद्यालय में उसका मन नहीं लगेगा, क्लास से छोड़ के भाग जाएगा और ये सारी चीज़ें उसके शैक्षिक रूप से पिछड़ने में बहुत ज़्यादा योगदान देने लग जाएंगी। इसके अलावा अगला पॉइंट है निम्न सामान्य बुद्धि। कुछ बालकों की जो होती है निम्न जो है बुद्धि लब्धि होती है, उनकी जो बुद्धि है वो सामान्य बालकों से कम है और सोनेल ने जो टेस्ट किया बच्चों पर और उन्होंने पाया कि 65 से लेकर 80% तक जितने भी पिछड़े बालक थे वो मंद बुद्धि के थे। मतलब ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो बालकों को पिछड़े होने के लिए मजबूर कर देता है, मंद बुद्धि का होना, और ये 65 से लेकर 80% तक बालकों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी बालक हैं उनके अंदर संवेगात्मक समस्याएं हो सकती हैं, सामाजिक असमायोजन की समस्या हो सकती है जिसके कारण से वो शिक्षा में जो है कठिनाई महसूस करते हैं, शैक्षिक उपलब्धियां उनकी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। वैलेंटीन ने कहा है कि का कथन है कि बट ने जितने पिछड़े बच्चों का अध्ययन किया उनमें से 95 की बुद्धि सामान्य बुद्धि से निम्न थी। ये वैलेंटीन का कथन है कि बट के द्वारा जितने भी पिछड़े बालकों का अध्ययन किया गया उन बालकों में से 95% बालक वो थे जिनकी सामान्य बुद्धि निम्न थी, वो मतलब बुद्धि लब्धि उनके अंदर कम थी। इसके अलावा और भी मुख्य कारण हैं जो बच्चे को शैक्षिक रूप से पिछड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसमें है परिवार की निर्धनता। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ सकता है और निर्धनता बालक की शैक्षिक प्रगति पर नकारात्मक असर डाल सकती है। पहले असर जो पड़ेगा कि उसे जो है पर्याप्त या पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से वह निर्बल हो जाएगा और शारीरिक रूप से परिश्रम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा उसे शिक्षा के लिए जो उत्तम सुविधाएं चाहिए, पाठ्य सामग्री चाहिए, पुस्तकें चाहिए, ट्यूशन चाहिए, ये सारी चीज़ें धन न होने की वजह से उसे उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। जबकि जो अमीर घरों के बालक हैं उन्हें आसानी से बुक्स और पाठ्य सामग्री और भी कोई चाहिए वो भी इजीली अवेलेबल हो जाती है और घर में ट्यूशन्स की व्यवस्था हो जाती है। ये जो है इस प्रकार जो धनी परिवार के बालक हैं वो शैक्षिक रूप से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इसके अलावा उनको अपने परिवार की जीवन संबंधी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए माता पिता के साथ स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करना पड़ता है और उन्हें अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि उनके परिवार की स्थिति इतनी कमज़ोर है कि उन्हें अपने माँ बाप के साथ या किसी और के साथ जाके काम भी करना पड़ता है ताकि वो परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं
उन्हें पूरा करने में योगदान दे सकें। जब बच्चा पढ़ाई की बजाय काम में ध्यान लगाएगा, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा रहेगा, तो वो पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाएगा। उसे जो समय मिलेगा वो पर्याप्त नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता चला जाएगा। और कभी कभी परिवार का जो बड़ा आकार होता है ये भी बालक को शैक्षिक रूप से पिछड़ने के लिए मजबूर कर देता है। कारण ये होता है कि अगर किसी परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और उनके पास जो घर है वो छोटा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे को अध्ययन करने के लिए कोई एकांत जगह नहीं मिल पाती, उसके पास कोई स्टडी रूम नहीं होता, जिसकी वजह से पूरे घर में शोर मचता रहता है। संख्या ज़्यादा होने की वजह से ना वो सही से सो पाता, ना आराम कर पाता है और अपनी पढ़ाई में भी मन नहीं लगा पाता। और ये सारी चीज़ें मिलकर उसे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे कर देती हैं, पिछड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसके अलावा परिवार के झगड़े किसी भी बालक को शैक्षिक रूप से जो है पीछे कर सकते हैं। कारण क्या है, जब परिवार में बात बात पर लड़ाई होती रहेगी, घर के जो सदस्य हैं वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो उसका जो प्रभाव है बालक के मानसिक विकास पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक होगा। वो ज़्यादा चिंताग्रस्त रहने लगेगा, असुरक्षित महसूस करेगा और इन सब का जो प्रभाव है उसकी पढ़ाई पर पड़ेगा। वो अपने अध्ययन में, अपनी शिक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और कक्षा में पिछड़ता चला जाएगा। इसके अलावा माँ बाप की अशिक्षा भी पिछड़ेपन का कारण हो सकती है, क्योंकि जब माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। और कभी कभी जो अशिक्षित माँ बाप हैं वो पढ़ाई के लिए बच्चों को प्रेरित नहीं करते, बच्चा जैसा है वैसे ही उसे रहने दे देते हैं और कभी कभी तो पढ़ने से रोक भी देते हैं। तो अशिक्षा भी एक पढ़ाई के रास्ते में बाधक बन जाती है। कुप्पुस्वामी कहते हैं कि ऐसे माता पिता के बच्चों में न केवल शैक्षिक पिछड़ेपन का विकास होता है, वरन वह शीघ्र ही निरक्षर हो जाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत जो ज्ञान वो विद्यालय में जाके ग्रहण करते हैं वो भी उनके दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि घर के अंदर अच्छा माहौल नहीं होता, पढ़ाई का माहौल नहीं होता। इसके अलावा माता पिता की बुरी आदतें, अगर माँ बाप पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनके अंदर अच्छी हैबिट्स नहीं है, आलसी प्रवृत्ति के हैं, लापरवाही उनके अंदर भरी हुई है, काम चोरी से ग्रसित हैं, तो उनके संपर्क में रहकर उनके बच्चे भी ये गंदी आदतें उनके अंदर पड़ जाती हैं। वो अध्ययन से जी चुराने लग जाते हैं, विद्यालय जाने में लापरवाही करते हैं, नियमित रूप से क्लासों में नहीं जाते और इन सब का परिणाम ये होता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते चले जाते हैं। इसके अलावा माता पिता का दृष्टिकोण कि वो पढ़ाई के प्रति उनकी कैसी सोच है। कुछ माँ बाप तो समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है, कुछ इसके महत्व को नहीं जानते। वो नहीं सोचते कि उनके वो बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई इतनी आवश्यक है कि नहीं है, और उसके लिए वो बच्चे के साथ कठोर व्यवहार भी नहीं करते, लाड़ प्यार करते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता दे देते हैं। और इससे क्या होता है, बालक के अंदर जो शिक्षा के प्रति जो लगाव होना चाहिए, जो जुड़ाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। वो आत्मविश्वास जैसे जो गुण हैं वो उसके अंदर विकसित नहीं हो पाते और इनकी वजह से वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता चला जाता है। विद्यालय में अनुपस्थिति, कुछ बालक जो है अनेक कारणों से विद्यालय में नियमित रूप से नहीं उपस्थित हो पाते, चाहे वो बीमारी हो, चाहे देर से उनका स्कूल में एडमिशन कराया गया हो, या माँ बाप का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो गया हो, तबादला हो गया हो। इसकी वजह से बच्चे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो पढ़ाई में जो है अनुपस्थित रहने लग जाता है और पढ़ाई में पिछड़ता चला जाता है। इसके अलावा विद्यालय का जो वातावरण होता है वो भी बालक को या किसी भी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर किसी विद्यालय का वातावरण दोषपूर्ण है तो वहाँ पर बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ते चले जाएंगे, शैक्षिक मंदता उनके अंदर बढ़ जाएगी और इसकी बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा कठोर हो, संकीर्ण हो और बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति न करता हो।
इसके अलावा अगर टीचर जो है अयोग्य हैं और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग वो करते हैं, परंपरागत शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं, तो बालकों को उतना लाभ नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा कुछ अध्यापकों का जो व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है और कठोर व्यवहार की वजह से बालक जो है डरने लग जाते हैं और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। इसके अलावा कुछ बालकों को निर्देशन नहीं मिल पाता, समय पर जो गाइडेंस चाहिए सब्जेक्ट चूज करने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो गलत विषयों का चुनाव कर लेते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। कभी कभी विद्यालय के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे पुस्तकालय की या प्रयोगशाला की या पाठ्यसहगामी क्रियाओं की, और भी बहुत सी सुविधाएं जो हो सकती हैं, जो बच्चों के अंदर रुचियों और क्षमताओं का विकास करें, उन्हें उचित अवसर प्रदान करें, वो नहीं होती हैं, तो बच्चे जो है शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें एक पिछड़े बालक को तैयार करने में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।